This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः चैत्रकृष्ण तृतीया दिनांक 29 एप्रिल 2021 केस पेपर पृष्ठ क्रमांक 3 शंखं चक्रं गदां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् दृष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोऽद्भुतः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिभ्यो यत् प्रेक्षत्मि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। Different function अवस्था and use of different function. ये बहुत बड़ा विषय है वास्तव में। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो हम वेगावरोध इसकी बात कर रहे थे और फिर इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में काफी जिक्र किया गया। अब जो मलावरोध इस प्रकार का है या मल प्रवृत्ति के बारे में जो भी कुछ बताया गया है, उसमें मल एक वेस्ट प्रोडक्ट इस प्रकार का है और वो किस प्रकार से बना है उसके ऊपर मूल आहार रस कैसे बना है इसके बारे में पता चलता है। और अग्नि आयुर्वेद की एक खासियत है जो बाकी शास्त्रों में इस प्रकार का विचार नहीं है और उसको ध्यान में रखते हुए एक पाचन की कंसेप्ट काफी गहराई में जाकर थोड़ी सोचनी पड़ेगी, ऐसा है। वास्तव में शोधनम शमनम चेति समासाद औषधम द्विधा या भजन द्विविधम चतुर्थ इस प्रकार से जो बातें की जाती है, तो उसमें शोधन और शमन ये जो प्रकार बताइए, और शमन में पाचनम दीपनम व्यायाम मारुता, तो उसमें पाचन और दीपन यही सिर्फ द्रव्य चिकित्सा है, बाकी सब विहारात्मक या वेग के बारे में चिकित्सा ये है। तो वास्तव में हम जो प्रयोग औषधियों का करते हैं उसका समावेश आइदर पाचन में या फिर दीपन में इस प्रकार का होता है। केवल एक ब्रूहण एक अलग चीज है जो संतर्पण चिकित्सा में आती है,
और ब्रूहणम शमनम द्वयो वायु पित्तांतस्य। ब्रूहण वायु या वात पित्त का शमन इस प्रकार का बताया गया है। तो ये पाचन कंसेप्ट क्या है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ठीक है। वैसे देखा जाए तो 13 अग्नि हमारे शरीर में, एक जठराग्नि, 7 धात्वाग्नि और 5 भूताग्नि इस प्रकार से। और जठराग्नि के जठराग्नि से पचन होने के बाद ये भूताग्नि और धात्वाग्नि का कार्य शरीर में चालू ही रहता है। एवं मासेन रसः शुक्री भवति स्त्रीणां चार्तवम्। इस प्रकार से एक महीने में रस शुक्र में परिवर्तित होता है और स्त्रियों में आर्तव इस प्रकार से निर्माण होता रहता है, ऐसा वेद का कहना है। तो ये सभी पाचन प्रक्रियाएं ठीक कैसे रहे, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो बेसिक शुरुआत जो होती है आहार से, आहार के पचन से शुरुआत होती है, और इसलिए आहार विधि विशेष आयतन बताए गए हैं, और जिसमें काफी विविध बातों के बारे में बताया गया है कि प्रकृतिकरण संयोग वगैरह इस प्रकार से 8 आहार विधि विशेष इस प्रकार से बताया गया है। और उसके बारे में काफी नियम भी बताए गए हैं, खाना कब खाना है, कब नहीं खाना है वगैरह। और आहार के बारे में तो यह निर्देश है कि आहार का पचन भली भांति हो गया कैसे शुद्धि उत्साह हो गया के पास आते इस प्रकार से। और फिर आहार रस बनेगा, उसके ऊपर रस धात्वग्नि वगैरह की क्रिया होती रहेगी और फिर धातु बनते रहेंगे। और वैसे देखने का जो तरीका है वो दोषों के जरिए है। आहार का पचन होते समय अवस्थापाक इस प्रकार के होते हैं, मधुरा अवस्थापाक, अम्ला अवस्थापाक और कटु अवस्थापाक, और उसमें दोषों की निर्मित होती रहती है। और फिर कफ पित्तम मल केशु प्रस्वेदन करो मच, इसमें रस का मल कफ और पित्त का मल रक्त का मल पित्त, ये भी निर्माण इस प्रकार के होते रहते हैं। और फिर जो बहुत सारे रोग इसके जरिए निर्माण होते रहते हैं, इनमें इस पचन संस्था का रोल सबसे अहम इस प्रकार का है। इसलिए काय चिकित्सा अग्नि चिकित्सा कही जाती है। हाँ, और अग्नि के द्वारा ही ये सब परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो भी हम अभ्यंतर चिकित्सा करते हैं वो पाचन या दीपन इस प्रकार की होती रहती है, और ये विभिन्न स्तर पर काम करते रहते हैं, ऐसा उसका मतलब है। अब दोषों के हिसाब से कुछ बातें बताई जाती है इस प्रकार से कि दोष की सामावस्था, निरामावस्था, ये 2 बातें अलग अलग इस प्रकार की है। वायु सामो विबंधाग्नि साधन पूजनीय वगैरह इस प्रकार से बताया गया है। तो उसमें आम पाचन की कंसेप्ट सबसे अहम है। और जैसे फैक्ट्री में जब कोई निर्मित होती रहती है तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल रहता है, और वो बीच बीच में क्वालिटी को चेक करते रहते हैं। अगर ऐसा पाया गया कि पहली प्रोसेसिंग अच्छी नहीं हुई है तो फिर से उस प्रोडक्ट को पहले यूनिट में बेचते हैं, वहां से ठीक करवा के आगे इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अगर पचन की प्रक्रिया अच्छी नहीं हुई हो तो चाहे आहार रस भी बन गया हो या रस धातु बन गया हो, तो भी उसको फिर से
आमाशय में भेजा जाता है। ऊष्मणोर्कबलत्वेन धातुमात्रम अपाचितम दुष्टम आमाशयगतम रसमामम प्रचक्षते, ये जो सूत्र आया है, ऊष्मा अल्पबल होने के कारण। अब ये ट्रिकी इस प्रकार का निर्देश है कि ऊष्मा कितना है और अन्न कितना है, अन्न कितना गुरु है, कब खा रहे हैं, सीजन कैसा है, वगैरह वगैरह, इन सभी बातों पर ये एक दूसरे पर निर्भर है। इनके कंपैरिजन में देखना चाहिए कि ऊष्मा बहुत ही कम है और नॉर्मल अन्न भी खा लिया तो भी उसका पचन नहीं होगा। ऊष्मा नॉर्मल है लेकिन ज्यादा अन्न खा लिया, ज्यादा गुरु अन्न खा लिया तो भी उसका पचन नहीं होगा। तो अन्न की दृष्टि से ऊष्मा अगर अल्पबल है, अग्नि अल्पबल है, तो वो ठीक तरीके से पचा नहीं पाएगा और फिर वो रस तक पहुंच जाएगा, लेकिन उस रस को फिर से आमाशय में भेजा जाएगा अगर आपने खाना नहीं खाया है तो। और फिर वहां पे उसका पचन होने के बाद आम का पचन हो जाएगा और फिर वो योग्य रहेगा धातुओं में भेजने के लिए। ये पहला बैरियर है वास्तव में। रसशेषाजीर्ण एक कंसेप्ट बताई गई है कि रसशेषे शयित, इसमें फिर सोना चाहिए इस प्रकार से ताकि आमाशय में रहे। जर पचवता येत असेल आणि चांगला असेल आणि तुम्ही वेळेवरचे पदार्थ खात असाल तर काय होतं? काय होणार, ऑप्शनच होणार, दुसरं काय आम्ही होगा। मी आम पण नाही होणार, पण तुझे धातू चांगले बनवते असं जेव्हा होतं तेव्हा नेमकं काय? वो एक अलग प्रक्रिया है, ये मैं तात्कालिक की बात कर रहा हूँ। जीर्णेन्द्रिय भुंजित ये एक दूसरा नियम है जो महत्वपूर्ण है। दूसरा आहार लेने से पहले पहले आहार का पचन होना जरूरी है और खास करके पहले दिन का आहार पूरा पचने के बाद ही दूसरे दिन आहार लेना है। अजीर्ण सायम आशय तो प्रातराशो ही दुष्यति, इस प्रकार का बताया गया। ऐसा हो सकता है कि सुबह का खाना पचन नहीं हुआ हो, फिर शाम को भूख लगी है ऐसा लगा और खाना खा लिया तो भी उसमें ज्यादा क्षति नहीं है। अजीर्ण सायम प्रातराशय तो सायम आशो में दुष्यति इस प्रकार से, लेकिन सायम आशय अजीर्ण तो प्रातराशो ही दुष्यति। सायंकाल के भोजन का अगर अजीर्ण है तो प्रातराश जो है वो निश्चित रूप से दूषित इस प्रकार का हो जाता है। तो कम से कम पहले दिन का आहार पूर्ण तरीके से पच गया हो, ये देखना जरूरी किस प्रकार का रहेगा। अजीर्णे तो गुंजानस्य, इसमें जो चरक मीमांसा अध्याय 2 में उससे क्या क्या होता है ये बताया। ये वो तात्कालिक स्थिति क्या होती है इसके बारे में ज्यादा कि अजीर्ण है और आपने भरपेट खाना खा लिया इस प्रकार से और आलस्य विसूचिका इस प्रकार के रोग निर्माण होंगे, अत्यधिक इस प्रकार के रोग होंगे। लेकिन ये कभी कभी होने वाले इस प्रकार के हैं, ज्यादातर सेवन पण एक अयोग्यानं सेवन केलं तर काय होईल? मी पाचन मी सगळं सांगायचं पण तरी सेवन अयोग्यानं करतो। हो ना, त्याच्यापासून धातू नाही बनणार चांगले। अयोग्य असेल तर धातू बनणारच नाही, तर जंक फूड फास्ट फूडचं काय होतं नाही, ते त्यांचा धातवली कायम बिघडलेला आहे। धातवग्नी बिघडलेला म्हणण्यापेक्षा अन्नच बिघडलेलं आहे असं आहे ना, ज्याच्यातून बनवणार तुम्ही धातू ते जर चांगलं नसेल तर ते कसं होईल ना। तो पण आता या बायका बिकऱ्या शिळ आणि हे खातात सात्म्य नावाची गोष्ट। तरी सुद्धा ते पचवताना सगळे सुद्धा आपल्या त्याच्यात पाकळे वाईट नसते असं आपल्याला वाटतं नाही। इथे काय होणार? इसमें बहुत सारे भाव निर्भर है। तो अजीर्णेतु भुञ्जानस्य पूर्वम अपरिणतम आहार रसम उत्तरेण उपसृजत, ये जो बात बताई गई है कि पहला आहार रसम पूरी तरीके से
बचा नहीं है, उसका निर्माण अच्छा नहीं हुआ है, और फिर दूसरा आहार रस भी आ गया। सर्वानेव दोषान प्रकोपयत्या, सभी दोषों का प्रकोप करता है। लेकिन इस प्रकार से अथवा के ऐसे धातु अगर निर्माण होते रहे बारंबार बार बार इस प्रकार से, तो ये काफी बुरा इस प्रकार का हाल है। अभी इस प्रकार से अपक्व धातुओं का निर्माण ये काफी कॉमन इस प्रकार का हो गया, क्योंकि लोग पहला आहार पचन हुआ है ये देखते ही नहीं है। समय हो गया है, भूख लगी है, खाना खा लेते हैं इस प्रकार से। उष्मणोपबलत्वेन हा आधार रस पक्व होण्यासाठी पुन्हा आमाशयात गेल्यावर त्याला आम संज्ञा प्राप्त होते। येथे आमाशयात गेल्यावर असे म्हणण्याचे कारण काय? पक्वाशय हा कच्चा तयार झाला आहे, तर तेव्हापासूनच त्याला आम का म्हणत नाही। इसका मतलब ये है कि ये आमाशय से ही उत्पन्न हुआ है। नहीं तो आमाशय में फिर भेजेंगे नहीं। पचन की प्रक्रिया आमाशय से लेकर ग्रहणी तक हो जाती है, और पक्वाशय का कार्य सिर्फ शोषण इस प्रकार का। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रहणी ये एक अवयव महत्वपूर्ण रहेगा। अन्नम विवेचयति, अन्नम पचति, विवेचयति मुंचति, इस प्रकार के जो बताया गया है। तो अपक्वम धारयत्यन्नम पक्वम सृजति पार्षदम, इस प्रकार का ग्रहणी का वर्णन है। अपक्व अन्न जब तक है वो धारण करना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि ग्रहणी में पाचन हुआ नहीं है, ऊपर से फिर से लोड आ रहा है आहार का, तो क्या करेगी? वैसे ही छोड़ देगी आगे, और वैसे ही छोड़ देगी तो उससे जो आहार रस बनेगा वो भी अच्छा नहीं बनेगा, आपका इस प्रकार का बनेगा, मल भी अच्छा नहीं बनेगा। और फिर साममल इस प्रकार का दिखाई देगा। पुरुषम पुरुष दुर्गंधी, ये जो बताया गया है साममल के बारे में। और मज्जति, अपसुविट मज्जति, इस प्रकार से। लेकिन लोग उसकी तरफ देखते ही नहीं है। पचन हुआ है नहीं हुआ है, कैसा हो रहा है, इसका कोई देना देना नहीं है। और फिर समय हो गया है इसलिए खाना खा लेना है, या बाहर जाना है तो खाना खा लेना है, इस प्रकार से खाना खा लेते हैं। और फिर ये अथपका इस प्रकार का आहार रस परिवर्तित होता रहता है, और जो धातुओं का निर्माण होता है वही अच्छा नहीं। कैंसर जैसे बीमारियों में ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो हाइब्रिडाइज्ड है, केमिकल पेस्टिसाइड्स उसमें है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह है, ये एक अलग चीज है। लेकिन जिस तरीके से खाना खा रहे हैं वो भी अच्छा तरीका प्रकार का नहीं। तो ये जो आदत है वो पहले छुड़वानी चाहिए। कि इसलिए मैं जब भी देखता हूँ कि आमावस्था इस प्रकार की है, तो पहले शाम का खाना कम करवाते हैं, बंद करवाते हैं। सिर्फ मूंग का पानी लेना है, बाकी कुछ खाना नहीं है। तो पूरे दिन का खाना हजम होने में, पचन होने में सहायता मिलती है। सुबह अगर खाना अच्छी तरीके से पचा है तो मल मूत्र विसर्जन अच्छा होगा, डिस्ट्रक्शन होगा उसमें, और फिर भूख अच्छी लगेगी, और फिर खाना खाएंगे वो अच्छा इस प्रकार का रहेगा, उसका पचन होने लगेगा। तो सुबह में भी अगर भूख नहीं लगती है तो नाश्ता भी स्किप करना है और डायरेक्ट ब्रंच करना है।
तो लोगों को ब्रंच समझ में आता है। अगर आप कहेंगे कि नाश्ता मत लो तो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ब्रंच समझ में आता है। तो मैं कहता हूँ 8:30 9 बजे कुछ मत खाओ, 10:30 11 बजे डायरेक्ट ब्रंच करो, इस प्रकार से। बाद में लंच नहीं लेना है, ये तो बीच में इस प्रकार का हो गया। और दवाइयाँ लेनी है, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है, चाहे डायबिटीज की हो, चाहे हाइपरटेंशन की हो, चाहे हृदरोग की हो, और वो तो खाली पेट नहीं ले सकते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि नाश्ता करो, उसके साथ में दवाइयाँ ले लो और फिर बाद में भोजन करो। तो लोगों को भी ये निमित्त मिल जाता है कि हाँ, डॉक्टर ने कहा है नाश्ता करने के लिए, और नाश्ते में क्या क्या लेना है ये इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, कुछ भी ले लो इस प्रकार से। सायं प्रातर्मनुष्याणाम अशुद्धम शुचिर्चोदितम नान्तरा भोजनम कुर्यात्, ये अगर स्थिति बताई गई है तो 2 ही बार खाना खाना है, इस प्रकार से। तो हाँ, मैं बताता हूँ कि ठीक है, आप दवाइयाँ सुबह में मत लेना, डायरेक्टली जब ब्रंच करोगे 10:30 11 बजे, तब खाना खाओ और तब दवाइयाँ ले लो, जो भी आपको लेनी है, इस प्रकार से। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, सुबह देसी गाय का दूध ले लो, उसके साथ दवाइयाँ ले लो, तो वो भी चलेगा। लेकिन मालूम नहीं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते नहीं है, इस प्रकार से। लेकिन जैसे सामावस्था कम होने लगती है वैसे रिलीफ मिलने लगता है, चाहे उनकी तकलीफ कुछ भी हो। उधर में गौरव अगर है, खाली पेट अगर उधर देखेंगे उसमें गौरव है, तो समझ लेना है कि सामावस्था है। निश्चित रूप से नाड़ी से भी कुछ पता चल सकता है। तो अगर व्यक्ति को खुद को उधर गौरव महसूस होता है तो अच्छी बात है। तो धीरे धीरे उधर गौरव कम होता जाता है, उधर सॉफ्ट इस प्रकार का हो जाता है। और जैसे ये पचन सुधरने लगता है तो संधिवात की समस्या हो, पृष्ठकटिशूल इस प्रकार की हो, मलावष्टम्भ की समस्या हो, ये सभी अपने आप मिटने लगते हैं, बाकी कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पाचन अगर अच्छा होने लगा तो ये सभी भाव सुधर जाते हैं। लोगों को आशंका रखती है कि अगर मैं इस प्रकार से लंघन करूंगा तो मुझे आसक्ति हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ करके देखो। अगर इस प्रकार की आसक्ति होती है तो उसके बारे में कुछ सोचना है। अगर आसक्ति होती नहीं है, बल्कि आम का पचन हो जाने से बलभ्रंश दूर हो जाता है, ऊर्जा बढ़ती है, बल बढ़ता है, तो ये बिल्कुल गलत है कि आम दौर्बल्य अगर है तो आसक्ति आएगी। आसक्ति तो नहीं आती है, बल्कि बल बढ़ता है। ये काफी मरीजों में देखा है। सिर्फ करके देखना चाहिए, ये हाँ सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा है। पित्त प्राधान्य है, तो पित्त प्राधान्य होने पर कभी कभी इस प्रकार का उपवास सहन नहीं होता, ऐसा होता है, उनको भ्रम इस प्रकार का लक्षण होता है, चक्कर आने लगता है। तो उसमें भी फिर इस प्रकार से सोचे कि हल्का रहे, पित्त की वृद्धि न करे और आम का भी पाचन करे, इस प्रकार का कुछ उसमें दे सकते हैं। तो दूध स्थिर भी एक बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। और सिद्ध दूध या शतावरी कल्प डाल के दूध इस प्रकार से भी दे सकते हैं इन अवस्थाओं में। तो कहने का तात्पर्य था, एक तो पहले रात का खाना कम करना है। अगर पित्त की शिकायत है तो मुद्गयुष अच्छा है, नहीं तो कफ या वात की शिकायत ज्यादा हो तो कुदत्तयुष, मुदतयुष, शुष्क मुलकयुष, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। कफ का ही ज्यादा प्रबल प्राबल्य है तो चणकयुष भी दे सकते हैं, इस प्रकार से। वैसे वो पित्त में भी चलता है। तो शुरुआत हमारी आमाशय से इस प्रकार से होगी और पूरा पचन सुधरने के लिए कोशिश इस प्रकार से करेंगे। जब ये सुधरने लगता है तो धातुगत पचन, पंचमांच भौतिक पचन, ये भी सुधरने लगते हैं।
मूल रूप से अगर जठराग्नि की क्रिया सुधरती है तो स्वस्थानस्य कायाग्नि रंशा धातुषु संश्रिता तेषां स्वाभाविक विद्येभ्यां धातुवृत्ति क्षयोद्भवा। ये कायाग्नि जो है, हाँ, उसके ही अंश धातु में स्थित इस प्रकार के वो सुधर जाता है तो धातु अंश भी सुधर जाते हैं इस प्रकार से। तो इस तरीके से कुचन पूर्ण तरीके से सुधरता जाएगा तो सभी प्रकार के विकार शांत हो सकते हैं। फिर भी पाचन का एक अलग रोल है। हर रोग में जो एक दोष दुष्ट समूर्छना विशेष इस प्रकार की रहती है, उसके आधार पर उस रोग के सामदोषों के पाचन के लिए विशिष्ट योग इस प्रकार के। मुस्तापरपटकन ज्वरे, ये जो आग्रह संग्रह बताया, तो उसके आधार पर वातज ज्वर है तो उसके पाचन के लिए क्या करना है, पित्तज ज्वर है तो उसके पाचन के लिए क्या करना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार के ग्रंथों में दिए है। अतिसार है तो कैसे करना है, ग्रहणी है तो कैसे करना है। तो विशिष्ट रोग के लिए विशिष्ट पाचन ये बताए गए हैं और ग्रहणी की ज्यादा महत्ता इसमें है। अजीर्ण ये आमाशय से जुड़ा इस प्रकार का है। अतिसार ये भी आमाशय से जुड़ा है। अतिसारो ही भूयिष्ठम भवत्यामाशयान्वयः। और काफी सारे रोग ग्रहणी से जुड़े हैं। घोरमामुन्न विषय चतत, ये जो 15वें अध्याय में बताया गया है, जो दोष से संगत हो जाता है तो ये विकार निर्माण करते हैं, दोष से विकार निर्माण करते हैं। धातुओं से संबंध हो जाता है तो इन विकारों का निर्माण करता है। मनों से संबंध हो जाता है तो इन विकारों का निर्माण करता है। ग्रहणीमाश्रितम दोषम अजीर्णवद उपाचरत अतिसारत्व विधेना तस्यामंच विपाच्येत, ये काफी अच्छी सूत्र है, महत्वपूर्ण है। दोष का पाचन अलग बताया है और आम का पाचन अलग बताया है। उसमें से एक धान्य पंचक मैंने चुन दिया और उसका मैं प्रयोग करता रहता हूँ। ग्रहणी से संबद्ध अगर आम का पाचन इस प्रकार का करना है, मामा जोशी के ट्रेडिशन में अच्छा प्रचलन में था। लेकिन दोष का पाचन करने के लिए काफी सारे द्रव्य इस प्रकार के रहेंगे। स्वर्ण सूचक ये सामावस्था की एक अच्छी दवा है। पित्त अगर प्राधान्य है तो उसके लिए एक अच्छी दवा इस प्रकार। तो बहुत सारे मरीजों में स्वर्ण सूचक का प्रयोग होता रहता है, वो उसी पाचन के हिसाब से होता रहता है। और फणसलकर का तो ये कहना था कि इसमें आमाशय से लेकर पक्वाशय तक सभी जगह के आम को पाचन करने की क्षमता स्वर्ण सूचक में इस प्रकार की है। शंखभस्म है, बिल्व मज्जा है, कचौरक इस प्रकार का है। बिल्व मज्जा ग्रहणी पर अच्छा काम करने वाली है, शंखभस्म आमाशय में अच्छा काम करने वाला है। ताम्र है जो लिवर पर अच्छा काम करने वाला इस प्रकार का है। और ये भृंगराज स्वर सीमा भावनाएं, ये इसमें अहम रोल इसका है। भृंगराज खुद एक अच्छा रसायन भी है। और उससे काफी अच्छे एक्शन बहुत सारे धातुओं पे इस प्रकार। तो विभिन्न इस प्रकार के जो आमावस्था निर्माण होती रहेगी, विभिन्न विकारों में इस प्रकार की होती रहेगी। तो अजीर्ण आमाशय से जुड़ा है जैसे मैंने कहा, और ये जो है ग्रहणी से जुड़े इस प्रकार के कुछ अमावस्था ये हैं। और इन्हीं दोनों का अगर भली भांति हम जिक्र करते हैं, बहुत सारे लोग लवण भास्कर से लेकर इंगाष्टक चूर्ण वगैरह इस प्रकार से पाचन चूर्णों का प्रयोग करते रहते हैं। ताराचंद में भी 16 सामुद्रादि चूर्ण ये काफी प्रचलन है इस प्रकार का। तो ये क्यों कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कैसे इसकी शुरुआत इस प्रकार से है, तो उसका भली भांति अगर पाचन करेंगे तो फिर आगे का प्रचलन सुधरेगा। लेकिन सिर्फ
इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना है ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से लाइफस्टाइल देखनी है, लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना है। ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का। तो सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, रात का खाना जल्दी खाना है, हल्का खाना है या सूप वगैरह इस प्रकार से लेने हैं। और फिर शेष दोष जो है उनका पाचन करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करने चाहिए। तो प्रतिनियत शक्तिकानि द्रव्याणि भवन्ति, हर औषध की एक प्रतिनियत शक्ति इस प्रकार की होती है, और वो कहाँ पे ज्यादा प्रयोग में लाई जा सकती है, कहाँ पे ज्यादा उपयुक्त है, ये देखकर उसी का प्रयोग करना ज्यादा उचित इस प्रकार का रहे। तो पाचन कंसेप्ट में ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अब जैसे मैंने कैंसर में शुक्र शोधन आरंभ किया इसके मामले में, वैसे कैंसर में ही सिर्फ करना है ऐसे नहीं, बाकी मरीज भी अगर आते हैं तो उसमें ये शुक्र शोधन गुण अन्य विकारों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। धातु पाचक तो वैसे ही तो इस्तेमाल करते ही है। तो हमारा उद्दिष्ट क्या है, हेतु सेवन किस प्रकार का है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के पाचन की योजना करनी है, ये देखना है। अब सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि केवल आहार के कारण ही आम निर्माण नहीं होता। उपदप्तेन भुक्तम से शोक क्रोध क्षुधा विधि। तो अगर मन उपतप्त है तो भी पाचन नहीं होता है, कि प्रसन्नत्व एक आवश्यक है पाचन होने के लिए, और वो प्रसन्नत्व अगर नहीं है तो भी पाचन नहीं होगा। और ये केवल जठराग्नि स्तर पर काम करता है ऐसा नहीं है, पूरे धात्वग्नि और भूताग्नि के स्तर पर भी काम करता है। तो हमें सदैव प्रसन्न चित्त होना चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो फिर भी हमें प्रसन्न चित्त होना चाहिए। काफी मुश्किल इस प्रकार का है, हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं और उसी में खाना खाते हैं, या उसी में हमारा भीतर का जो पचन है धात्वग्नि या भूताग्नि द्वारा वो होता रहता है। और फिर जिस प्रकार से धातु बनने चाहिए वो बनते नहीं है। तो ये एक अहम मुद्दा इसमें होता है। तो आहार परिणाम कर भाव, ये जो बताए गए हैं उन सभी भावों को गौर से देखें, सभी का जिक्र करें, और फिर उसमें परिवर्तन क्या लाना है उसके बारे में सोचें। तो वैसे पाचन ये कंसेप्ट असं काही नहीं है। खाना तो जितना योग्य है उतना ही खाना है। हाँ, मनस्थिति अगर अच्छी हो तो पचन अच्छा होता रहेगा, उसमें प्रॉब्लम इस प्रकार के नहीं आएंगे। लेकिन खाना जो खाना है वो सभी उसके जो नियम है आहार विधि विशेष आयतन के, उनको सबको ध्यान में रख के ही करना है, इस प्रकार से है। तो कहाँ पे बिगाड़ है ये समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने अभी कहा कि अजीर्ण या ग्रहणी, इन दोनों के बारे में जिक्र करो और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करते रहो। और फिर हर रोग के लिए एक पाचन की कंसेप्ट अलग अलग इस प्रकार की हो सकती है। तो अर्श में जैसे परम तिक्ते रूपाचरित दोषाणाम पाचनार्थं च ऐसा बताया गया है, तो तिक्त रस का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। ये जो बातें बताई गई है तो उनको ध्यान में रखो, और फिर सही पाचक द्रव्य का प्रयोग हम करते हैं तो तुरंत उस जाएंगे। लेकिन परहेज रखना बहुत जरूरी है, और पहला आहार जीर्ण होने पर ही दूसरा आहार, ये भी बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो ठीक है, अगर तुम इसमें देखोगे स्कंद कोश में तो इसके बारे में काफी जानकारी मिलेगी। अभी प्राकृतिक कोश में भी उपलब्ध होगी।
मैंने करीबन 20-25 लेक्चर्स पाचन और दीपन पर लिए थे एक जमाने में। उसमें मेरे ख्याल में 10 बरस हो गए हैं, 10 से ज्यादा हो गया है। कोश के आधार पर लिए थे। हाँ। और विभिन्न प्रकार के पाचन की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में बताया था। विशिष्ट द्रव्यों का विशिष्ट द्रव्यों से पाचन होता है ये भी बताया गया है। अगर केला खाते हैं तो इलायची उसका पाचन है वगैरह, ऐसे भी कुछ कंसेप्ट इसमें है। तो इसको सभी को देखकर पाचन की कंसेप्ट समझ लेनी चाहिए। तो मल परिवर्तन हर रोज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कब हो रहा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसमें समय कितना लगता है, उसमें कुछ आदतें हैं क्या। कुछ लोगों को टॉयलेट में बैठकर किताबें पढ़ना या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, अखबार पढ़ना या कुछ सुनते रहना, इस प्रकार की आदत रहती है, तो उनको आधा पौना घंटा भी लग सकता है। तो ये आदत तो बिल्कुल गलत इस प्रकार की, उसको छोड़ना ही है। बहुत सारे लोगों में कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कुछ स्टिमुलस स्टिमुलस लगता है, चाय कॉफी या तंबाकू ऐसा कुछ खाने की जरूरत होती है। फिर बद्धमल है या नहीं है, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। परिपिंडित पक्व से वायुस्तर कटना होता, परिपिंडित पक्व इस प्रकार का उसका स्वरूप होना जरूरी है। वो पानी में तैरना चाहिए, ये भी एक लोगों को पूछते हैं तो बताते हैं कि हमने कभी देखा नहीं। तो उनको देखने के लिए कहेंगे तो फिर वो उसके बारे में बता सकेंगे इस प्रकार से। गैसेस होते हैं नहीं होते हैं, खून निकलता है नहीं निकलता है, रंग क्या होता है, खास करके कामला वगैरह विकारों में रंग का महत्व बहुत ज्यादा है। रुद्रपथ कामला में श्वेत वर्चा तदा न रहा, ये बात बताई गई है। तो श्वेत वर्ण इस प्रकार का हो जाता है। अग्नि के अनुसार आहार मात्रा लेने कहा जाता है, लेकिन वेट कॉशस की वाले अग्नि अच्छी होने पर भी कम मात्रा में आहार लेते हैं तो फिर धीरे धीरे अग्नि बंद हो जाती है। इसको कैसे समझाए। भोजन मात्रम तो नवलोपचय जिससे सर्वेशा मातरोगाणाम हिततांच प्रकृति, ये जो बताया गया है। तो हीन मात्र आशन ये वातरोग का कारण इस प्रकार का हो जाता है। तो थोड़ा सा वो समझाना पड़ता है, और खास करके क्रैश डाइटिंग जो करते हैं वो बहुत बुरी स्थिति है और पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि भूख लगी है तो खाना खाना है, लेकिन खाना क्या खाना है इसके बारे में सोचना है। मैं बहुत सारे मरीजों को केवल देसी गाय का दूध और मूंग मूंग का सूप इतना ही खाने देने के लिए अनुमति देता है, ज्यादा से ज्यादा ना जाए, तो फिर दिक्कत नहीं आती। और शरीर की तुष्टि होती है, जितना पोषण आवश्यक होता है उतना होता है, थकान नहीं आती और धीरे धीरे वजन कम हो जाता है। तो ये काफी मरीजों में इस प्रकार से देखा है। और उसके साथ में अभ्यंग जरूरी है, उसके साथ में व्यायाम इस प्रकार का भी जरूरी इस प्रकार का है। सबसे महत्वपूर्ण माइंड कंट्रोल है, मन के ऊपर ये नियंत्रण होना जरूरी है, तभी स्थौल्य से छुटकारा पा सकते हैं। दोषांच्या अन्योन्य समूर्छनेमुळे आम निर्मिती आममंदरसं केचित केचित तुम्हारा संचय प्रथमाम दोष दृष्टिंच केचिदामं प्रचक्षते, या और भी आम के बारे में बताया गया है। अन्य दोषेभ्य एवाति दुष्टेभ्य न्यन्य मूर्छना त्वद्रव्येभ्यो विषस्यैव वदन्ति आमस्य संभवम्, ये भी एक बात बताई। तो दोषों के ही जरिए एक अन्योन्य समूर्छना होके एक विषय बन जाता है, जिसको आम विषय इस प्रकार का बताया गया है। तो इसके बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का होता है, क्योंकि दोष कैसे बढ़ेंगे ये थोड़ा सा देखना जरूरी होगा। और एक दोष बढ़ा नहीं है, 2 या 3 दोष इस प्रकार के बढ़े हैं, और उनकी अन्योन्य समूर्छना इस प्रकार से हो जाने के कारण
ये आम जैसा निर्माण होता है, एक विषय निर्माण होता है, और वहां दोषों का पाचन करना यही अब मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। व्हाट शुड बी आइडियल औषध सेवन काल और पाचन औषधि लाइक समान और अनन्न और आफ्टर फूड। ये वास्तव में ऐसा है कि केवल वायु के 5 भेद के बारे में जिक्र किया गया है, उनके औषधि सेवन काल बताए गए हैं। महोदर के गदय नंदन बल्लुनोर वगैरह सबके लिए सुबह का काल बताया, पित्त के लिए अलग काल बताया नहीं है। लेकिन हमारा निदान किस प्रकार का है ये देखते हुए किस काल में औषध प्रयोग करना है ये सोचना है। अगर हमारा निदान मलावष्टुंभ है, उदावरता मंदग्नो इस प्रकार की स्थिति है और उस मंदाग्नि के कारण पचन नहीं हो रहा है, तो आपान काल में औषध देना नहीं, आरोग्यवर्धन जैसी दवा दे सकते हैं। तो विबंध वेदिनी में है, पाचन भी है, और दुर्धर्ष शुक्रवर्धन इस प्रकार की भी बताई, लेकिन केवल अपतर्पण करने वाली। लेकिन अगर पाचन नहीं हो रहा और उसके जरिए कॉन्स्टिपेशन है, तो शायद समान काल में भी दवा देना उचित इस प्रकार का रहेगा। अगर उससे जुड़े मानस भाव है तो वायु प्राणोत्तर मूर्धगः उरकंठ चलो बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्त ध्रुक, तो इंद्रिय ध्रुक चित्त ध्रुक ये सब इसके बारे में, प्राणवायु के बारे में बताया गया है। तो प्राण काल में भी दवा दे सकते हैं इस प्रकार से। और खास करके जो आसवारिष्ट है वो भोजन के उपरांत दे सकते हैं, वो पाचन हो सकते हैं, ये भी एक बात हो सकती है। तो अगर स्पेसिफिक है कि मेरे ख्याल में समान वायु की दृष्टि है, मेरे ख्याल में अपान वायु की दृष्टि है, तो उस काल में औषध देना बेहतर इस प्रकार का है। जब इस प्रकार से कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो जैसा अभी प्रचलन में है, सुबह शाम दोपहर रात इस प्रकार के औषध सेवन काल इस्तेमाल में लाए जाते हैं। गुणेश दातार गुरु जी के अनुसार 10 और 2 ये भी एक काल उन्होंने बताया है, और उसमें वो दवाइयां इस प्रकार की देते हैं। तो एक औषधि सेवन काल एक अलग माहौल इस प्रकार का है, और हमारे निदान के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहेगा। उसमें किसका प्रयोग करना है, कैसे करना है, इसके बारे में सोच सकते हैं। विषम ज्वर में 5 कषाय धातुपाचक हे धातुगत ज्वरकृत दोष पाचक आहे की धातूतील सामता पाचक आहे। फक्त ज्वरवेगानुसार ओळखावे की धातुगत ज्वर लक्षणे विशिष्ट आहे। पंचेते संततादीनां पंचानां शमनामताः इस प्रकार का बताया गया है, जो सूत्र है वो। तो संततादि 5 ज्वरों का शमन करने वाले इस प्रकार के ये बताए गए हैं। तो ज्वर निर्माण करने वाली जो दोष समूर्छना उसमें है कि रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, इसके लक्षण कुछ बताए गए हैं। दोषोत्तर शैपाय सनातन ज्वरम अहोरात्र से विस्यात वगैरह वगैरह। तो जिन धातुओं में स्थित इस प्रकार के दोष है, उन दोषों के पाचन के हिसाब से, चाहे सामावस्था हो तो भी साम दोष के पाचन के लिए, निलाम अवस्था हो तो भी पाचन करने के लिए ये उपयुक्त है। और फिर बायवारिक का यह कहना था कि केवल ज्वर में ही ये उपयुक्त है ऐसे नहीं, किसी दूसरे रोग में भी अगर इस धातुओं में स्थित दोष है तो उनका पाचन ये कषाय करते हैं, ऐसा उनका कहना था, चाहे साम हो या निलाम इस प्रकार से। तो कुष्ठ जैसे बीमारी में अगर हम किसी दूसरे का निश्चय कर पाते हैं कि ये मांस है, रक्त है वगैरह इस प्रकार, तो रक्तपाचक मांसपाचक इनका प्रयोग कर सकते हैं, और उससे फायदा भी काफी होता है। कैंसर के बारे में भी मैं इनका प्रयोग करते रहता हूँ। तो हीरक भस्म, वैक्रांत, ये धातुपाचक, और उसके साथ में शुक्र शोधन की दवा, इन सभी के कॉम्बिनेशन से
कैंसर में मैं काम करता हूँ, तो इनके जरिए उस धातु में स्थित सामदोष का पचन होते हुए परिस्थिति रिवर्ट होने लगती है और सुधार होने लगता है। ये इसमें अहम मुद्दा है। अनेक धातु पाचक का एकत्रित वापरलेलंही पाहिजे आहे, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। अगर सभी में है तो सभी का प्रयोग कर सकते हैं। एक के बाद दूसरा ये भी प्रयोग हो सकता है कि पहले रस से आरंभ करें, रस रक्त मांस ये तीनों बिगड़े हैं, तो रस से आरंभ करें, रसपाचक देने के बाद कुछ दिनों के बाद ये रक्तपाचक देवे, फिर मांसपाचक देवे, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा निदान पक्का होना जरूरी इस प्रकार का है। और पूर्व धातु परम कुर्यात वृद्ध क्षीणश्च तद्विधम्। पूर्व धातु अगर वो वृद्ध है तो अगले धातु की बढ़ा देगा, पूर्व धातु क्षीण है तो अगले धातु को भी क्षीण कर देगा। उसी प्रकार से पूर्व धातु अगर दुष्ट है वो अगले धातु को भी दुष्ट कर सकेगा, ये भी एक बात हो सकती है। तो कहाँ से आरंभ करना है ये भी एक बात हो सकती है। गोलटकर्स्कर का एक अनुभव रहा कि कुष्ठ की ऐसी बीमारी थी और उन्होंने मांसपाचक दिया था, तो उससे परिणाम आया, लेकिन कुछ हद तक आया, फिर बाद में उसका परिणाम नहीं होने लगा। तो सर ने एक बार फिर से वो केस पेपर देख निकाला, तो उनको पता चला कि रक्त से भी संबंध है इसका। तो उन्होंने मांसपाचक बंद करके रक्तपाचक दिया, तो फिर से रिजल्ट्स मिलने लगे। तो एक छात्र था, वो कहा, उसने कहा कि हम रक्त को ही समझेंगे कि रस से भी शुरुआत हो सकती है। तो सर ने रक्तपाचक बंद करके रसपाचक शुरू किया, तो फिर रिजल्ट बंद हो गए। फिर से रक्तपाचार आरंभ किया, फिर से रिजल्ट मिले। अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ठीक हो गया इस प्रकार से। धातुपाचक मध्ये गुळगुळ ऍड केल्यावर कर्म कसे होईल? फिर फलत्रिका आदि में दातार गुरुजी ने गुळगुळ क्यों डाला, ये भी एक मुझे बड़ा संदेह है इस प्रकार का है। पहले तो आरोग्य वर्ग ने प्रयोग करते थे, जहाँ फलत्रिका आदि प्रयोग करते हैं वहाँ। फिर बाद में वो फलत्रिका के पर उत्तर आए और उन्होंने भी थोड़ा उसको पाठ्य परिवर्तन इस प्रकार से किया। देखिए, श्वदंष्टादि गुगुल या फलत्रिकादि गुगुल, ये जो गुगुल है, श्वदंष्ट तो गुगुल के ही नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें भी उन्होंने लकड़ी पाषाण और ये थोड़े एडिशनल डाले, दमासा इस प्रकार से, और फलत्रिकादि का गुगुल बनाया। ये भी थोड़ा सा अजीब मैं सोचता हूँ, क्योंकि रक्त पर काम करना ये मुख्य उद्देश्य है, लीवर पर काम करना ये उद्देश्य है। तो घनसार शायद प्रयोग में लाते, लेकिन उन्होंने किस तरीके से सोचा मालूम नहीं, लेकिन गुगुल का प्रयोग किया। गुगुल वैसे एक रसायन द्रव्य है, कफ और वात के लिए अच्छी दवा है, इसमें संदेह नहीं है, और योगवाही है। जिस द्रव्य के साथ जोड़ा जाए उसके धातुना क्षय त्वरित निमित्ते, ये भी है। और रसनिमित्तम स्थौल्यं कार्षयं, ये भी ये सूत्र है सुश्रुति, स्थौल्य और कार्षय रसनिमित्त इस प्रकार का है। धातुपाचक किती दिवस द्यावे रिजल्ट मिळण्यासाठी? ऐसा नहीं है, देने के तुरंत बाद रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर मिल नहीं रहे तो हमारे निदान में कुछ गड़बड़ है, तो एक दो दिन में ही रिजल्ट्स मिलना आरंभ हो जाता है। तो कितने दिन देना है ऐसा नहीं है। तो गुगुल बनाने से उसमें टिकने का गुणधर्म ज्यादा अच्छा इस प्रकार का हो जाता है। और वैसे मैंने कहा कि योगवाही है और रसायन भी है, लेकिन गुगुल की मात्रा उनकी जो थी फलत्रिकादि या श्वद की, बहुत ही कम मात्रा थी, 30 मिलीग्राम या उससे भी कम, इसको कितनी मात्रा होगी। और वहां अंतरकर जी ने गूगल के प्रयोग
रुपये है और 1 तोला मात्रा बताई गई है गुग्गुल की ग्रंथों में, तो 12 ग्राम गुग्गुल हर रोज खिलाया है लोगों को और उससे भी उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा उनका कहना है। और इतनी कम मात्रा में गुग्गुल देकर भी काम होता है, ऐसा दातार गुरु जी का कहना है। दोनों अनुभव सिद्ध है। तो किसको माने, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन अगर अल्प मात्रा में काम होता है तो ज्यादा मात्रा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोलटकर सर के एक मित्र थे और नाडू काले करके, दवा लेने पर वो बताते थे कि ये दवा अभी यहाँ गई है वहां गई है, इस प्रकार का काम कर रही है, ज्ञापक थे इस परिस्थिति के लिए। तो उसने एक बार कहा कि सुबह शाम दवा दी थी, तो उसने कहा कि सिर्फ सुबह की दवाई से मेरा काम हो जाता है, शाम की दवाई की जरूरत नहीं है। तो सर ने शाम की दवा बंद कर दी और फिर भी उसको रिजल्ट आते रहे इस प्रकार से। तो ये सब बातें देखकर करनी चाहिए। दातार गुरु जी की ट्रेडिशन में फर्स्ट फ्लो वगैरह जो है बहुत कम मात्रा में होते थे। कोलटकर सर की मात्रा भी बहुत कम रहती थी, मेरी भी मात्रा बहुत कम रहती थी, अभी इन लोगों ने बढ़ा दी है लेकिन बहुत कम मात्रा में प्रयोग में लाता था। और लोगों को आश्चर्य होता था कि इतनी कम मात्रा के रिजल्ट कैसे निकलेंगे, लेकिन मिलते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि रिजल्ट तो मिलते हैं। तो केवल मात्रा औषध की ये अहम मुद्दा नहीं है, इसमें काफी अन्य मुद्दे हैं। आपका निदान क्या है, चिकित्सा किस प्रकार से कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं किस प्रकार से बता रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास कैसा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी का नतीजा परिणाम मिलेगा इस प्रकार। तो सबसे हम निदान है रोगमादो प्रत्येक तो सर्वांगीण विचार, ये फंसल का उलट कर इन सभी का वैशिष्ट्य था। वो हासिल नहीं करेंगे तो उस जैसे रिजल्ट्स नहीं पाएंगे। वो अगर हासिल हो जाता है तो कम मात्रा में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, कोई संदेह नहीं। तो ये सभी देखते हुए किस प्रकार से औषधि निर्माण करना है, कैसे जोड़ना है, ये एक बात हो सकती है। और जितनी गहराई में जाकर हम सोचते रहेंगे उतना रिजल्ट्स अच्छे मिलने की संभावना है। ये भी बात हो सकती है कि इतना सब करने के बावजूद भी साध्य रोग में भी रिजल्ट नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, निदान में गड़बड़ है, चिकित्सा में गड़बड़ है, ऐसा समझकर उसमें सुधार लाना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो नल प्रवर्तन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि वो पचन दिखाता है, पचन कैसा हो रहा है जानकारी देता है। और अग्नि के बारे में अगर इससे पता चले तो काय चिकित्सा धातु में अग्नि की ही चिकित्सा इस प्रकार की है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये देना चाहिए। अन्य औषधि घेण्याची सवय कुछ लोगों को फिर ये सुखसारक वटी या कायम चूर्ण वगैरह वगैरह ये लेने की आदत पड़ जाती है। कुछ लोग टैप वाटर से डायरेक्ट एनिमा भी लेने वाले देखे हैं कि सीधा पाइप गुरुद्वार द्वार में डालते हैं और ठंडा पानी सीधा अंदर लेते हैं, फिर मोशन हो जाती है और इनको लगता है कि मैंने अच्छा किया, इससे मोशन होना जरूरी है।
इसमें वात वर्ग बढ़ता रहता है और ये काफी डिफिकल्ट कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाता है। तो बच्चों में कभी कभी इस प्रकार का कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। 1 या 2 बरस के बच्चे जो खाना आरंभ नहीं करते, 6 महीने तक केवल दूध के बारे में बताया गया है, 6 महीने के बाद खाना आरंभ होना जरूरी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दूध पे ही अड़े हुए रहते हैं, खाते ही नहीं, तो उनमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और ये काफी दिक्कत वाला हो सकता है। एरिंडिका जेल देके लगा के कुछ हद तक होता है। अगर बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, मल वहां पे अटक गया हो, तो सपोजिटरी का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन खाना शुरू होना यही उसका इलाज है। किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ खाना आरंभ होगा तो कॉन्स्टिपेशन सुधरेगा। तो मैंने कभी कभी कैडबरीज वगैरह भी खिलाने के लिए कहा है, दूसरा कुछ खा नहीं रहा तो ठीक है, कम से कम कैडबरी खाओ इस प्रकार से। और एक बार थोड़ा खाने की आदत पड़ने पर फिर रोटी सब्जी दाल वगैरह सब दे सकते हैं और फिर ये सुधरने की संभावना इस प्रकार की होती है। दातार गुरुजी recommends काढ़ा for more dosha sanghat and phala gul for sukshma shodhana, and one aspect is also increasing shelf life, also told use of Palatrika arishta specifically in क्षारधर्मी ऋतु like ग्रीष्म। वैसे फलत्रक आदि काढ़ा मिलता भी है और वासागुरुच्य कषाय या केरल वालों प्रचलन में है इस प्रकार से। तो काढ़ा अच्छा है। मैं भी कामला या लिवर कैंसर्स में डायरेक्ट काढ़े का ही प्रयोग करता हूँ, फलत्रक काढ़े का, और काढ़ा निकाढ़ा इस प्रकार का बताता हूँ। तो दोष संघात अगर ज्यादा है तो सूक्ष्म शोधन के लिए फल गुगुल ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा और उससे शेल्फ लाइफ बढ़ता है। ये तो योगवाही भी है और शेल्फ लाइफ भी उससे बढ़ता है, ये भी बात है। तो ठीक है, आज रुकते हैं, कल सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं चिरजनको व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो शांति शांति। Note Atar के अंदर also registered at pharmacy. All products are available online. Order option is also there. Okay. विरम में थे व्याख्यान व्यापारा स्वाहा पुनरपि विश्राम।